चौकनी चौकों का भंडार है तो। यूनिट आपका चल रहा है ये सेकंड, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कल और आज की और रही है आपकी ये यूनिट, उसके बाद फिर थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टोटल 4 यूनिट है। यूनिट सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो अब इसमें कल लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, डायपोल चल रहा था पहले तो, डायपोल, फिर डायपोल मोमेंट, उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, एंड कल करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। तो इस तरीके से आपका डायपोल तो अब कंप्लीट हो गया है। अब है पोटेंशियल, potential due to a charged spherical cell, due to a charged spherical cell, charged spherical cell। तो अब सब लोग 12th पढ़ कर आए हैं, सबको पता है कि स्फेरिकल सेल क्या होता है। स्फेरिकल सेल क्या होता है? हॉलो सेल होता है, जैसे एक तो होता है स्फेरिकल सेल और एक होता है कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर तो जो होता है आपका, होता तो वो सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि आप कंडक्टिंग स्फीयर को कितना ही चार्ज देंगे, चार्ज कहाँ पर होता है, उसके सरफेस पर होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये अंदर से हॉलो है, ये एक सॉलिड है, सॉलिड है, इसमें जितना भी चार्ज आप देंगे, चाहे आप इसके अंदर ही देते हैं चार्ज सेंटर पर, बट वो चार्ज इस तरीके से उसके सरफेस पर आ जाता है। ये कंडक्टिंग स्फीयर की एक प्रॉपर्टी है। और स्फेरिकल सेल क्या होता है? स्फेरिकल सेल हॉलो सेल होता है, हॉलो स्फीयर, ठीक है। स्फेरिकल सेल क्या होता है? हॉलो स्फीयर। इज अ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर है तो इसमें आप चार्ज देंगे तो कहां पर आएगा? सरफेस पर ही आएगा, क्योंकि अंदर तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो भी चार्ज कहां होगा? सरफेस पर। तो आपको या तो बोल दिया जाए कि कंडक्टिंग स्फीयर, या आपको बोल दिया जाए स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर, चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पर, ठीक है। चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप सरफेस पर यदि चार्ज होता है तो क्या यूज करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। Charge is uniformly distributed on the surface of the sphere, then we use surface charge density। और surface charge density को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? एरिया आएगा सरफेस का, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये डिफरेंस समझिए आप। और एक होता है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है और अंदर से वो हॉलो नहीं है और वो कंडक्टिंग भी नहीं है, इसका मतलब अंदर चार्ज क्या होगा? उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये है यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो इसमें क्या होगा? चार्ज मतलब जो अपना स्फीयर है उसमें कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज किस में होगा? सरफेस में नहीं है, इसके अंदर वॉल्यूम में है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है इन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो आप क्या यूज करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी जब एक लाइन में चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लाइन में डिस्ट्रीब्यूट लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वो कितना होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पर लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लाइन, ठीक है। तो Q बाई एल होता है, या Q बाई एरिया, या Q बाई वी। तो इस चीज को आप डिफरेंस को समझिए कि हॉलो स्फीयर क्या है, स्फेरिकल सेल क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर क्या है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है कि वो कंडक्टिंग है और स्फेरिकल सेल है, दोनों में ही चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पर होता है। इसीलिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। इनके लिए आप सरफेस पर दोनों ही केस में पोटेंशियल सरफेस पर जो सेंटर पर होता है वही सरफेस पर होता है, और आउटसाइड दोनों का सेम होता है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा अलग चेंजेस आ जाते हैं, इन दोनों के लिए सेम ही रहता है। तो आपका हेडिंग क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू आर चार्ज स्फेरिकल सेल। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, चार्ज स्फेरिकल सेल, दैट मीन्स वो अंदर से कैसा है, हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर है तो चार्ज कहाँ होगा, सिर्फ सरफेस पर होगा। ड्यू टू सरफेस चार्ज हमें किसी आउटसाइड पॉइंट पी पर क्या निकालना है, पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रही हूँ। ये चीजें तो बस आपको एक, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि सॉलिड में, कंडक्टिंग में और स्फेरिकल सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बाकी हमें पढ़ना तो सिर्फ स्फेरिकल सेल है यहाँ पर। तो मैंने कोई अब स्फेरिकल सेल ले लिया, ठीक है, ये स्फेरिकल सेल हो गया। अंदर से क्या है, ये हॉलो स्फीयर है, चार्ज कहाँ होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। और इस सेल का सेंटर पॉइंट है O और इसका रेडियस है R, ठीक है। इसका रेडियस मान लिया ये। अब ये Z एक्सिस है, ये Z एक्सिस है। इस Z एक्सिस पर आउटसाइड ये कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमें ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए सेंटर से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट O की, वो Z डिस्टेंस पर मान लिया, क्योंकि Z एक्सिस है ना, तो मैंने ये Z डिस्टेंस मान ली, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक चार्ज होता है, जैसे कोई प्लस Q चार्ज होता है, इस प्लस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर, ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करती हूँ तो वो कितना होता है, कि Q बाई R होता है कि नहीं। सिर्फ एक चार्ज, ये कोई एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से आप इस पॉइंट पर P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल टू KQ बाई R। बट यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें एक चार्ज नहीं है, पूरे चार्ज की वजह से हमें यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस स्फीयर को स्फेरिकल सेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये कोई स्फीयर है ना, ये वाला, इसको मैंने इस तरीके से स्फेरिकल सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी विड्थ है, इस तरीके से। इस तरीके से मैंने पूरे इस सेल को, स्फेरिकल सेल को मैंने इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक तो नहीं होंगी, कॉन्सेंट्रिक होंगी, इस तरीके से देखेंगे आप, इस तरीके से उस पूरे को स्फेरिकल सेल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सेल से कि यहाँ पर जो चार्ज होगा, एक स्फेरिकल सेल के यहाँ चार्ज होगा और यहाँ चार्ज होगा, ड्यू टू दिस चार्ज हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू पाई,
ठीक है, क्योंकि ड्यू टू दिस सेल भी वहां पर पोटेंशियल होगा, ड्यू टू दिस भी होगा, ड्यू टू दिस भी होगा। इस तरीके से कहाँ तक होंगी शेल्स, 0 से लेकर पाई तक। अब आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि आप ये वाली शेल ले लेते हैं, इसका मतलब ये पूरी तो आ गई, ठीक है, ये शेल लेते हैं तो ये पूरा आ गया, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम फिर उसको क्या करेंगे, एक सेल के कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसको 0 से पाई तक डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इसको कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स में डिवाइड किया है। हमने एक शेल मान ली ये वाली, ठीक है, इसको मैंने नेम दे दिया A B C D, ठीक है। A B C D क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, इस तरीके से पूरी गोल है वो इस तरीके से, पर आप फ्रंट से देखेंगे तो सिर्फ इतना ही पार्ट उसका दिखेगा, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना होगा, तो वो रेडियस जो है ऑलमोस्ट या तो आप यहाँ से निकाल लें या यहाँ से निकाल लें, क्योंकि उसकी विड्थ हमने क्या है बहुत कम ली है, तो रेडियस क्या है सेम सी ही रहेंगी। आर तो इस गोले की रेडियस है, इस वलय की, इस वाली जो आपने वो लिया है इसका रेडियस तो अलग होगा ना। आर कैपिटल आर रेडियस पूरे स्फीयर की है, बट इस स्फेरिकल सेल की जिसका विड्थ हमने मान लिया है, जैसे मैं देखो यहाँ से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये भी रेडियस है और ये भी क्या होगी, रेडियस ही होगी, ठीक है। और ये भी क्या होगी, रेडियस ही होगी, क्योंकि सेंटर से आप इस पर कहीं पर भी आप लाइन खींचेंगे उसके उससे सरकमफ्रेंस पर, तो वो क्या होगी, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब इसकी विड्थ जो है वो मैंने बहुत लेस मान ली है, वो मान लिया मैंने डी थीटा, ठीक है, और ये एंगल मान लिया थीटा, ये एंगल थीटा है। तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा, इसको जैसे सी डी है ना, ये इसका विड्थ कितना है, सी डी मान लीजिए या ए बी इसका, तो सी डी विड्थ कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं आर्क बोल सकते हैं इसको, आर्क कितना होगा, अरे एंगल इज इक्वल टू होता है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, यही तो होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो यहां से एंगल कितना है डी थीटा, और आर्क कितना है सी डी, और रेडियस कितना है आर, ठीक है। तो यहाँ से सी डी कितना आ रहा है, आर डी थीटा, वो क्या है उस शेल का विड्थ जो हमने लिए ना स्फेरिकल सेल, उसका विड्थ हो गया ये। अब विड्थ तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है उसका रेडियस। रेडियस के लिए क्या करते हैं, देखिए हमें रेडियस चाहिए, रेडियस हो जाएगी हमारी, या तो मैं इसको m और n पॉइंट देती हूँ, ठीक है। रेडियस जो है इसकी क्या होगी, सी एन बोल सकते हैं या फिर डी एम, क्योंकि आर थीटा क्या है बहुत लेस है, इसलिए सी एन इज इक्वल टू होगा सी एम, बराबर ही होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको देखो यहाँ पर मैं इसको बना देती हूँ, यहाँ बना देते हैं चलो, जैसे ये वो हो गई आपकी, तो ए, ठीक है, ए बी सी डी इस तरीके से, और यहाँ पर कोई सेंटर पॉइंट है ओ, और ये आर रेडियस है, ठीक है, और ये आर डी थीटा है, इसका विड्थ कितना है आर डी थीटा, जो अभी आपने निकाला है सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू विड्थ, ठीक है, वो आर डी थीटा आ गई। अब उसके बाद ये डी थीटा एंगल है, अब मैं रेडियस निकाल रही हूँ, ये हो गया आपका एन पॉइंट और ये एम पॉइंट, तो रेडियस कितना होगा, यहाँ से इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, ये हो गया थीटा एंगल, ठीक है, जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा, बिकॉज ये क्या है आपका आर, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, समझ में आ रहा है ना। ये एक सेकेंड, ये इसको थीटा लिया होगा, फिर ये वाला एंगल थीटा लिया है, इसको जो रिंग लिया ना आपने रिंग, वो लिए थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा पर, ठीक है, तो थीटा पर ये डी पॉइंट हो रहा है और थीटा प्लस डी थीटा पर सी पॉइंट, इस तरीके से लिए, तो थीटा ऊपर है डी थीटा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये होगा आर साइन थीटा।
तो आप मुझे बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा होगी कि नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो थोड़ा सा आप स्टार्ट यहाँ से करते हैं, थ्योरी लिखती हूँ मैं। सपोज अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, सपोज अ spherical shell of radius r and charge q is the charge uniformly distributed on the surface, on the surface, मैं इसको स्मॉल क्यू भी ले सकती हूँ, on the surface, then सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज है Q डिवाइड बाई एरिया, या फिर हम चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा A, या फिर Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा A, कितना हो जाएगा 2 पाई, नहीं एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्फीयर के लिए पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर आएगा, है ना, क्योंकि सरफेस पर है, अंदर नहीं है, पूरे वॉल्यूम में होता तो पाई आर स्क्वायर आता, सिग्मा 2 पाई आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पोटेंशियल, अब भी गलत ही लिख रहे हैं, स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल सेल 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में आता, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का एरिया होता है, एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद नाउ वी want to find out, now we want to find out potential at point P, potential at point P at z distance, at z distance from the center due to the charge, ड्यू टू द चार्ज Q, ठीक है, ये उसका टोटल सरफेस पर चार्ज कितना है Q, सिग्मा Q इज इक्वल टू कितना है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, इस टोटल चार्ज, ड्यू टू दिस टोटल चार्ज हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट z डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से वो कितने डिस्टेंस पर है, z डिस्टेंस पर है, ठीक है, फॉर calculation of potential, for calculation of potential we divided a whole sphere, hollow sphere है ना ये, तो hollow sphere को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, hollow sphere into concentric spherical cells, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू वन स्फेरिकल सेल, जो वन स्फेरिकल सेल में जो सरफेस चार्ज है उससे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू पाई, तो फिर वो आ जाएगा आपका टोटल पोटेंशियल, ठीक है, तो इसको रफ कर दूं मैं, तुम लोग तो लिखी नहीं, नोट्स वही है।
तो हमने कौन सी कंसिडर की है, ABCD कंसिडर कर ली। स्फेरिकल सेल इज डिवाइडेड इनटू मैनी सर्कुलर रिंग्स। इसको सर्कुलर रिंग्स भी बोल सकते हैं क्योंकि स्फेरिकल सेल तो पूरे को बोल दिया है, इसलिए आप इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स में लिख लीजिए, ठीक है। सर्कुलर रिंग्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, ठीक है। टोटल जो आपका स्फेरिकल सेल है उसका एरिया कितना है, उसका टोटल एरिया कितना है, ए ले लिया ना आपने, जो पूरा स्फेरिकल सेल है उसका एरिया आपने ए ले लिया। तो कॉन्सेंट्रिक जो आप सर्कुलर रिंग ले रहे हैं उन सर्कुलर रिंग का एरिया हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डीए कैलकुलेट। तो मान लिया है सपोज ABCD is a circular ring, one of the circular ring of elementary area DA, ठीक है। तो सर्कुलर रिंग जो है आपकी ABCD, उसका एरिया कितना होगा, DA इज इक्वल टू कितना होगा, सरकमफेरेंस होगा उसका इनटू उसका विड्थ। जैसे कोई रिंग होती है, ये रिंग है आपकी, ठीक है, इसका कोई विड्थ नहीं है। इस रिंग के लिए आप एरिया क्या लिखेंगे, यदि इसका रेडियस r है तो इसका एरिया कितना होगा, 2πr होता है कि नहीं, सरकमफेरेंस ही लिखेंगे इसका एरिया, और वॉल्यूम लिखना होता है तो πr² लिखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एरिया। एरिया में क्या आएगा, क्योंकि जो आपका ये सर्कल होता है इसमें अंदर तो कुछ नहीं होता, सिर्फ उसका सरकमफेरेंस ही तो है, तो वो हो जाएगा 2πr। अब यदि मान लीजिए इस रिंग का कुछ विड्थ और भी है, विड्थ होता है इसका, तो 2πr इंटू विड्थ भी तो करेंगे ना। अभी हमने जो आपकी जो इसमें सर्कुलर रिंग ली है उसका हमने विड्थ कितना लिया है, r d थीटा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका सरकमफेरेंस इनटू इसका विड्थ। तो सरकमफेरेंस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए 2πr। अब देखिए कैपिटल R मैंने उस सर्कल का रेडियस लिया है और इस सर्कुलर रिंग का रेडियस भी तो लेंगे। सर्कुलर रिंग का रेडियस मैंने मान लिया R मान लिया, ठीक है। R इंटू विड्थ, विड्थ कैसे निकाला है मैंने आपको बता दिया, इसका विड्थ कैसे निकाला, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस से। तो विड्थ है आपका CD या फिर बोल सकते हैं AB, तो उसको मैंने निकाला है, इसका एंगल है d थीटा, CD बाई R। यहां से विड्थ कितना आ गया, r d थीटा, ठीक है। तो विड्थ लिख दीजिए आप r d थीटा। उसके बाद इस रिंग का मैंने सर्कुलर रिंग का रेडियस निकाला था। रेडियस के लिए दोबारा सुन लीजिए मैंने कैसे निकाला, इसको पहले आप अलग से लिख लीजिए, रिंग को ABCD कोई रिंग है, ठीक है, जो आपको फ्रंट से दिख रही है। बाकी ये रिंग इस तरीके से है, बट आप इसको इधर से देखेंगे तो आपको इतना ही दिखेगा। उसके बाद इस रिंग में मैंने क्या है, देखो ये R एंगल पर R एंड R d थीटा बना दिए, थीटा एंड d थीटा, R d थीटा ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके कंपोनेंट लिखे, थीटा एंगल बन रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, r cos थीटा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट r cos थीटा एंड r sin थीटा, तो r cos थीटा यहाँ इसके इक्वल होगा और r sin थीटा इसके इक्वल होगा। तो C एंड लिख सकते हैं या MD, ये क्या होगा, इस सर्कुलर रिंग का रेडियस, और वो कितना होगा r sin थीटा। तो DA इज इक्वल टू कितना आएगा, 2π, r कितना आ रहा है, r sin थीटा, एंड इसका विड्थ कितना आ रहा है, r d थीटा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ अ वन सर्कुलर रिंग। तो उसमें चार्ज कितना हो जाएगा, नाउ द चार्ज ऑफ वन सर्कुलर रिंग
वन सर्कुलर रिंग में चार्ज कितना हो जाएगा? जब उसका एरिया डी ए है तो हमने चार्ज कंसीडर कर लिया डी क्यू, बिकॉज क्यू उसका होल चार्ज है, ए उसका होल एरिया है, रिंग के लिए हमने डी ए एंड डी क्यू लिख लिया। तो ये कितना होगा? डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। अब आपको सिग्मा का वैल्यू भी पता है और डी ए का वैल्यू भी पता है, तो डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ से आएगा, ये लिख लीजिए 2 पाई, यहाँ से कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, यही तो आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इक्वेशन फर्स्ट में सिग्मा इज इक्वल टू कितना था? क्यू बाई ए, तो आपने लिखा था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, शायद इसकी जरूरत नहीं है, सिग्मा ही रहने दो इसको यहाँ पे अभी, ठीक है, इतना ही रहने दो। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल दिस ड्यू टू दिस डी क्यू चार्ज, क्योंकि हम रिंग की जो चार्ज है उसी से पहले पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो रिंग के चार्ज से पोटेंशियल कितना होगा? चार्ज ड्यू टू द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज ऑफ सर्कुलर रिंग। अब एक बार रिजॉइन कीजिए।